हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा हिंदी के पहले पार्ट स्वदेश के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। इससे पहले इस कविता को हमने पढ़ा और समझा। अभी देखते हैं कविता के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं। मेरी समझ से सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। प्रश्न दिए हैं, जो सही ऑप्शन आपको लगता है उसके सामने आप एक स्टार बनाएंगे। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है। हृदय को पत्थर क्यों कहा गया है? क्या तात्पर्य है हृदय का पत्थर होने से? सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से या नैतिकता से? तो जैसे पत्थर में कोई भावना नहीं होती है, यहाँ पर हृदय की तुलना पत्थर से की गई है कि जिस हृदय में देश प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, वो हृदय भी पत्थर है। वो हृदय पत्थर के समान कठोर है और संवेदनहीन है। संवेदनहीनता मतलब होता है इमोशनलेस, कोई इमोशंस उसमें नहीं है, क्योंकि देश प्रेम एक कोमल भावना है जिसके अंदर ये नहीं है। वो कठोर है और संवेदनहीन है। इसमें ये दोनों विकल्प सही है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? कविता में मुख्यतः मेनली किसकी बात की गई है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। बार बार कविता में स्वदेश के प्रेम की बात की गई है, तो यहाँ पर मुख्यतः बात की गई है देश के प्रति प्रेम की। दूसरा विकल्प सही है। फिर है, हम है जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं देश में, उसके लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए। ये आया है देश के समस्त नागरिकों के लिए। जितने भी नागरिक हैं जिनमें देश के प्रति प्रेम है, जो देश में रहते हैं, वो देश के राजा रानी है, मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान है उनका देश में। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिसमें साहस की कमी है, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो कवि के अनुसार जिस हृदय में स्नेह का भाव नहीं है, नहीं, जिसमें देश के प्रति स्नेह नहीं है, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, वो हृदय पत्थर के समान है। जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, यहाँ पर आप स्टार बनाएंगे इसके सामने। हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। तो जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, क्योंकि कविता बार बार कहती है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भावों से भरा नहीं, ठीक है। और हम यहाँ के राजा रानी, ये नागरिकों के बारे में ही बात हुई है। चलिए आगे आते हैं। मिलकर करे मिलान। 2 स्तंभ आपको दिए हैं। कविता में कुछ पंक्तियाँ दी है स्तंभ 1 में, उनका भाव दिया है स्तंभ 2 में। पंक्ति को उनके सही अर्थ या संदर्भों से आपको मिलाना है। तो सबसे पहली पंक्ति है, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। अर्थात जिसने कार्य करने का साहस, हिम्मत छोड़ दी है, वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पार पहुंचने का अर्थ यहाँ पर है लक्ष्य को प्राप्त करना। चलिए उसके बाद है, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते, उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। उनके जीवन का कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई फल नहीं है। जो उत्साह खुद में नहीं जगा सके, खुद में और दूसरों में। उसके बाद है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। जिस देश की ज्ञान संपदा से ये समूचा विश्व, पूरा विश्व प्रभावित है। दुनिया जिसकी दीवानी है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और हमारे पास ये सब कुछ है। चलिए आगे आते हैं हम। पंक्तियों पर चर्चा।
कविता से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह के साथ साझा कीजिए और लिखिए। तो सबसे पहले है निश्चित है, ये सब हम कर भी चुके हैं। जब कविता हमने पढ़ी तो हर एक लाइन का क्या अर्थ है वो हमने डिस्कस कर लिया, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। तो यहाँ पर कवि बताता है कि मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से एक दिन समाप्त हो ही जाना है, इसमें कोई संशय कोई संदेह नहीं है कि जान जाने के लिए ही बनी है। लेकिन कालदीप हमेशा जलता रहता है, या आप कह सकते हैं काल मतलब होता है समय, समय हमेशा चलता ही रहता है। तो इसीलिए जैसे परवाने होते हैं वो दीपक की लौ में जलकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी आखिरकार समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए अच्छे काम करने चाहिए। मतलब जीवन छोटा है, इसीलिए कुछ अच्छा करो, ये इन पंक्ति का अर्थ है। आप इस तरह से इनका उत्तर लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है जान एक दिन जाने को, समय निरंतर चलता रहता है, और जैसे परवाने दीपक की लौ में जलकर नष्ट हो जाते हैं वैसे ही मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए अच्छे कार्य करने चाहिए। उसके बाद है सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि मनुष्यों के पास सब कुछ है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अपना जो जीवन है उसमें देश के लिए बहुत से कार्य कर सकते हैं। उनके पास साधनों की कमी नहीं है, हमारे पास शक्ति है, बल है, तोप है, तलवार है, लेकिन अगर उसके हृदय में देश प्रेम ही नहीं है, स्वदेश के प्रति प्यार नहीं है, तो फिर उसका हृदय पत्थर के समान है। अर्थात मनुष्य को अपनी शक्तियों का उपयोग देश हित के लिए करना चाहिए। उत्तर आप लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि यह बताते हैं कि मनुष्य के पास अपनी शक्ति और साधन होते हैं। तोप और तलवार मतलब सामर्थ्य है उनमें, शक्ति और साधन उनके पास है, जिनसे वो देश अपने जीवन और देश के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। परंतु यदि उनके हृदय में देश प्रेम नहीं है तो उनकी सारी शक्ति व्यर्थ है। अतः मनुष्य को अपनी शक्ति का उपयोग देश हित में करना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह फिर से हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहाँ पर कवि ने भावनाओं के महत्व को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में भावनाएं और प्रेम नहीं है उसका हृदय पत्थर के समान है। विशेष रूप से यदि उसमें देश प्रेम नहीं है तो वो बहुत कठोर है, भावना शून्य है, उसमें कोई भी भावनाएं नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में भावनाओं और देश प्रेम को कवि ने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। इन पंक्तियों से हम समझे कि कवि भावनाओं के महत्व को यहाँ पर बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम और भावनाएं नहीं है, भरा नहीं जो भावों से, जिसमें रसधार नहीं बहती है, वह हृदय कठोर पत्थर के समान है। विशेष रूप से यदि उसमें देश प्रेम नहीं है तो वह भावना शून्य माना जाता है। आगे है सोच विचार के लिए प्रश्नोत्तर है। कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है? तो इन पंक्तियों में राजा रानी देश के सभी नागरिकों के लिए प्रयोग हुआ है। यह हम पहले भी देख चुके हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जहां पर आपको स्टार लगाना था। राजा रानी का प्रयोग हुआ है देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए। कवि का आशय है कि प्रत्येक नागरिक अपने देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे एक राज्य में राजा रानी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही एक देश में जो वहाँ के नागरिक हैं, लोग हैं, वो ही वहाँ के राजा रानी हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वह अपने देश का स्वामी होने के समान है, देश के राजा रानी होने के समान है। इसीलिए सभी नागरिकों को अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसके बाद है संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? उत्तर आप लिखेंगे। संसार संग चलने का अर्थ है समय और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना और जीवन में प्रगति करना, जीवन में आगे बढ़ते रहना,
समय के साथ चलना, समाज के साथ चलना। जो व्यक्ति संसार के साथ नहीं चलता वह पीछे रह जाता है और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए संसार उसके अनुकूल नहीं हो पाता। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। भूखा भार, भू मतलब होता है पृथ्वी, धरती का बोझ, भार मतलब बोझ। तो इन पंक्तियों का अर्थ है जो व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम और भावना नहीं रखता, जो इन पर भी नहीं पसीजा, पसीजा मतलब जिसके दिल में इन सब के बाद भी भावनाएं नहीं आई, वह धरती पर बोझ के समान है। ऐसे व्यक्ति का जीवन समाज के लिए उपयोगी नहीं होता, इसीलिए मनुष्य को देश प्रेम और कर्तव्य भावना से युक्त होना चाहिए। देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, वो भावनाएं आप में होनी चाहिए और देश प्रेम आप में होना चाहिए। फिर है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। तो देश प्रेम का अर्थ है देश के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य भावना रखना। देश के प्रति आपके जो काम है, कर्तव्य है, वो करना, सम्मान करना, देश के लिए प्रेम करना। देश प्रेमी व्यक्ति अपने देश की उन्नति, सुरक्षा और विकास के लिए कार्य करता है। जिसमें देश के प्रति प्रेम होता है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए, उन्नति के लिए काम करेगा, उसकी सुरक्षा के लिए, विकास के लिए तथा समाज के हित में योगदान देता है। फिर है, यह रचना एक आह्वान गीत है जो देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। आह्वान गीत है, आह्वान करता है लोगों को कि देश से प्रेम करिए, उन्हें उत्साहित करता है। रचना की और क्या विशेषताएं हैं, कविता आपने पढ़ी तो और कौन कौन सी विशेषताएं आपको समझ में आई। तो ये एक प्रेरणादायक रचना है जिसमें देश प्रेम का महत्व बताया गया है। इसकी भाषा बहुत सरल और प्रभावशाली है, प्रभाव डालती है, आसान भाषा है। कविता में लयात्मकता भी है, आप इसको गा सकते हैं। लय है, इसमें भावनाओं और उत्साह का सुंदर वर्णन किया है जो पाठकों को प्रेरित करता है, पढ़ने वालों को देश से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे है अनुमान और कल्पना से। अपनी कल्पना से, अंदाजे से आप उत्तर देंगे। समूह में मिलकर चर्चा करिए और लिखिए। जिसने कि खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बातें की गई होगी। तो इस पंक्ति में जो खजाने की बात की गई है वो भौतिक धन संपत्ति के साथ साथ ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक संसाधनों जैसे खजानों की बातें की गई है। हमारे देश में किस तरह का खजाना है, यहाँ पर भौतिक धन संपत्ति तो है ही, जो धन है, पैसे हैं, उसके साथ साथ ज्ञान से भी हमारा देश परिपूर्ण है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है, हमारी परंपराएं और यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सभी हमारे खजाने हैं। तो कवि का आशय है हमारा देश विभिन्न प्रकार की समृद्धियों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। बहुत से खजाने हमारे पास है जो मानव जीवन को समृद्ध बनाती हैं। आगे है, जिस मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया है। जिस मिट्टी में हम उगे हैं, बढ़े हैं, तो ये मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है। कवि ने मनुष्य की तुलना पौधे से करते हुए बताया है कि जैसे पौधे मिट्टी में उगते और बढ़ते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने देश की भूमि पर जन्म लेते हैं और वहीं उनका विकास होता है। इस मिट्टी में हम उगे हैं, बड़े हैं, देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और यहीं पर बड़े हुए हैं। उसके बाद है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा। हृदय को पत्थर क्यों कहा गया है इस पंक्ति में। इस पंक्ति में पत्थर शब्द का प्रयोग हृदय की कठोरता और भावना शून्यता को व्यक्त करने के लिए किया गया है। हृदय कितना कठोर है, जिसमें देश के प्रति प्रेम ही नहीं है, तो मतलब उसमें कोई भावनाएं नहीं है, वो कठोर हृदय है। तो कवि का कहना है जिस व्यक्ति के हृदय में देश प्रेम जैसी कोमल भावनाएं नहीं होती, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर होता है। फिर है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उससे क्या क्या कहेंगे। जैसे संकेत दिया है आपको, पत्थर कहता है जब मैं नदी में था
तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी। आगे वो क्या कहेगा ये आपको बातचीत पूरी करनी है। तो यदि अपनी कथा पत्थर बताए तो वो कहेगा वो पहले नदी में था जहाँ पानी की धारा ने उसे घिस घिस कर बदल दिया। समय के साथ वह कठोर और स्थिर हो गया और कठोर हो गया, एक ही जगह स्थिर हो गया, आगे नहीं बढ़ा। वह यह भी कहेगा कि उसके भीतर कोई भावना नहीं है, इसलिए वो मनुष्य के समान सुख दुख अनुभव नहीं कर सकता। तब मैं उससे कहूँगा कि मनुष्य का हृदय पत्थर जैसा नहीं होना चाहिए, उसमें प्रेम और संवेदना का होना आवश्यक है। अगर प्रेम और संवेदना नहीं है तो बिल्कुल पत्थर के समान है, क्योंकि पत्थर में भी प्रेम और संवेदना नहीं है। आगे है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन साधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। देश प्रेम में देश की सुरक्षा तो आपको करनी ही है, लेकिन संरक्षण भी करना है, कंजर्वेशन जिसको हम कहते हैं। तो किन किन संसाधनों को, किन किन वस्तुओं को संरक्षण की ज़रूरत है। तो देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, सोशल साइंस में आप पढ़ते भी है, जैसे जल, पानी है, वनों को मत काटो, भूमि है, खनिज है, हमारे वन्य जीव है, और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको संरक्षण की आवश्यकता है। इन संसाधनों के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। तो यदि इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो भविष्य में इनकी कमी हो जाएगी और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। इसलिए देश प्रेम का अर्थ इन संसाधनों की रक्षा करना भी है। अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो पानी बचाइए, पेड़ों को मत काटिए, पॉलीथीन मत फेंकिए कहीं भी, जिससे मिट्टी का प्रदूषण होता है, वो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। खनिज जो है हमारे, उनको वेस्ट मत करिए, जीवों को मत मारिए। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट पर आप जाते हैं, उस पर लिखिए मत, उसको ख़राब मत करिए। ये सब भी आपको करना है। ये सब भी देश प्रेम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे है कविता की रचना। आगे है कविता की रचना। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। इन पंक्तियों के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी और राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है, तुकांत शब्द जिनको हम कहते हैं। इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। शब्दों में के तुक मिलाने से कविता पर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? तो इससे कविता में एक लय आती है, मधुरता आती है, सुनने और पढ़ने वालों को कविता अच्छी लगती है और ज़्यादा प्रभाव कविता का बढ़ जाता है। ये उत्तर अभी हम लिख लेंगे। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? तो कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है, तुकबंदी दिखाई गई है, भावनाओं का एक सुंदर चित्रण किया गया है, जिससे कविता और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनती है। उत्तर आप लिखेंगे। तो का प्रश्न का उत्तर है शब्दों के तुक मिलाने से कविता में लय और मधुरता आती है और ज़्यादा मधुर बनती है कविता। इससे कविता सुनने और पढ़ने में अच्छी लगती है और उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। फिर प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए गए हैं? कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए सरल और सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ तुकबंदी, लयात्मकता और भावनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है, जिससे कविता अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनती है। चलिए आगे है आपकी कविता। इसमें देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आगे बढ़ाइए। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब आगे लिखिए, आगे और क्या हो सकता है इस कविता में। आगे आप लिख सकते हैं जो देश के लिए कुछ करता है उसका जीवन बेकार नहीं। फिर जो मातृभूमि का मान ना करे उसे प्यार नहीं, बेकार नहीं, अधिकार नहीं, उसे जीवन का अधिकार नहीं। ये भी आप लिख सकते हैं। जो अपनी मातृभूमि से प्यार ही नहीं करता उसे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो मातृभूमि से जो मातृभूमि का मान ना करे। ओके, इस तरह से कविता आप
पूरी कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो देश के लिए कुछ करता है उसका जीवन बेकार नहीं। जो मातृभूमि का मान न करे उसे जीने का अधिकार नहीं। आगे है शब्द से जुड़े शब्द। भाषा की बात में नीचे दिए गए स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। स्वदेश से कौन कौन से शब्द जुड़े हो सकते हैं? स्वदेश राष्ट्र, जन्मभूमि, मातृभूमि, देश, देश, मातृभूमि, भूमि, फिर भारत जो हमारे देश का नाम ही है, नागरिक, स्वदेश के, देश के नागरिक, देश की संस्कृति, देशभक्ति, देश प्रेम, देशभक्ति, देश प्रेम, देश प्रेम, स्वतंत्रता, स्वदेश। हाँ, स्वदेश से जुड़े शब्द लिखने हैं, ठीक है। स्वदेश देश के लिए नहीं लिखने कि आप पर्यायवाची लिखे इसके, जन्मभूमि, स्वधरा, स्वराष्ट्र, वतन, है ना। राष्ट्र लिख सकते हैं, वतन भी लिख सकते हैं, और एक मातृभूमि हो गया, एक हो जाएगा जन्मभूमि, जन्मभूमि, ठीक है। ये कुछ शब्द है जो स्वदेश से जुड़े हैं। विराम चिन्हों को समझे। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी, जिसने न जाति उद्धार किया। सब में क्या चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं? इन सभी में देखा होगा दो शब्दों के बीच में ये एक चिन्ह आया है, योजक चिन्ह इसको कहते हैं। कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़ लिया है हमने, इसमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच परस्पर संबंध को स्पष्ट करने और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कविता के संदर्भ में योजक चिन्ह के स्थान पर का, जाति का उद्धार हुआ, है ना, जाति उद्धार, राजा और रानी, है ना, का, की, के और में से कौन से शब्द जोड़ेंगे इनका अर्थ स्पष्ट हो सके। जो चल न सका संसार संग में संसार के संग आप लिख सकते हैं। फिर है बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रस की धार नहीं, इसे हम की से जोड़ सकते हैं। संसार के संग, संसार संग को लिखेंगे, संसार के संग, रसधार को रस की धार। पाया जिसमें दाना पानी, पाया जिसमें दाना और पानी, इसमें तो हम का, की, के, में से नहीं जोड़ सकते। माता और पिता, इसे भी और से जोड़ेंगे। राजा और रानी, हम हैं जिसके राजा और रानी। फिर है जिसने न जाति उद्धार हुआ, जिससे न जाति का उद्धार हुआ, जाति का उद्धार, का से इसको जोड़ सकते हैं, जाति का उद्धार, ठीक है। इन्हें हम का, की, के और में से जोड़ सकते हैं। आगे है शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। इन पंक्तियों को अगर आप ध्यान से पढ़े, दोनों पंक्तियों में है शब्द पहले आया है उसके बाद, जिसके कारण कविता में क्रियात्मकता आती है। अगर आप सीधा ऐसे कहते जान एक दिन जाने को है, तो वो लय नहीं बनती, एक पैराग्राफ की तरह हो जाता, कालदीप हरदम जलता है, ठीक है। तो यह यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो ये गद्य जैसी लगेगी। पद्य होता है पोयम जिसको आप गा सके, गद्य जिसको आप पढ़ते हैं, जैसे जान एक दिन जाने को है, कालदीप हरदम जलता है। अब आप कविता में से ऐसी पंक्ति चुनिए जिनमें ह शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों के में शब्दों का स्थान बदलकर फिर से लिखिए। अब नीचे दी गई, चलो ठीक है, पहले इतना करते हैं। कविता की जो पंक्तियां दी हुई है जिनमें पहले हैं उनको लिखेंगे और फिर उनको सही करके लिखेंगे, क्रम बदल कर। यहाँ पर तो कोई नहीं है माता पिता बंधु जिसमें, ये एक पंक्ति आप लिखेंगे और इसे हम लिख सकते हैं बदलकर, कैसे लिखेंगे, माता पिता बंधु जिसमें है, माता पिता
जिसमें माता पिता बंधु है, जिसमें आगे आएगा, जिसमें, जिस देश में माता पिता बंधु है। ठीक है, उसके बाद है जान एक दिन जाने को, ये तो हो गया है कालदीप जलता हरदम, ये भी हो गया कि यही पंक्ति है बस, उसके अलावा तो, या कोई और भी है जो जाति का उद्धार नहीं। क्या हमें वही लिखने हैं जिनमें हा पहले आया है या बीच में आया है, तो भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। अब पंक्ति जिसमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। ओके, वैसे इसमें कुछ ऐसी भी पंक्तियां हैं जिसमें सबसे पहले तो हा नहीं आया है, बीच में आया है। जैसे आप इसको देखें, जिस पर है दुनिया दीवानी, तो इसे आप लिख सकते हैं जिस पर दुनिया दीवानी है। ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं वैसे सभी को। उसके बाद है क्या है वह उस पर है नहीं पसीजा, जो उस पर नहीं पसीजा है। क्या है वह भूखा भार नहीं, क्या वह भूखा भार नहीं है जान एक दिन जाने को, तो हो गया है कालदीप जलता हरदम। उसके बाद सब कुछ है अपने हाथों में, जल जाना है परवानों को जल जाना है। ऐसे आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, अपने हाथों में सब कुछ है। ठीक है, वह हृदय नहीं है पत्थर है वह हृदय, हाँ ये तो ठीक है। उसके बाद है जो भरा नहीं है भावों से, जो भावों से भरा नहीं है। फिर है, मतलब है यहाँ पर सबसे लास्ट में ना लिख के बीच में लिख दिया है, जिससे कविता में एक लय बने। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद है, अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए इस पंक्ति के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, तो इसको आप लिख सकते हैं है मरते जिस पर ज्ञानी भी है दुनिया जिस पर दीवानी। तो आप देखेंगे बिल्कुल ही सेंस वही है, लेकिन लय बदल गई है मरते जिस पर ज्ञानी भी है, मरते जिस पर ज्ञानी भी है दुनिया जिस पर दीवानी, जिस पर दीवानी। ओके, तो आगे पीछे करके कविता में हम लय बनाते हैं। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, है जिस पर है दुनिया दीवानी, है मरते जिस पर ज्ञानी भी है दुनिया जिस पर दीवानी। आगे है समानार्थी शब्द। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्नलिखित तालिका में आपको दिए गए हैं। दिए गए शब्दों से इनके समानार्थी शब्द तालिका से चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। तो शब्द है भू मतलब होता है धरती, भूमि। दीप यानी कि दीपक, हृदय दिल, तलवार तो आप समझते हैं, दुनिया संसार पत्थर। चलिए शब्द देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है दिल। दिल पर्यायवाची होगा हृदय का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिल। फिर है पाहन। पाहन मतलब होता है पाहन पत्थर, पाहन ये पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा पाहन। फिर है प्रदीप। दीप का पर्यायवाची है दीपक, प्रदीप। उसके बाद है धरा मतलब धरती, ये भू का पर्यायवाची होगा। जग मतलब संसार या दुनिया, जग। फिर है असी। असी मतलब तलवार होता है, ये तलवार का पर्यायवाची है। संसार दुनिया का पर्यायवाची होगा। फिर है कृपाण, ये भी तलवार का पर्यायवाची है, कृपाण। उसके बाद है जी यानी कि मन या हृदय, जी। दीपक दिया का पर्यायवाची होगा, दीपक। फिर है पाषाण, पत्थर का पर्यायवाची होगा, पाषाण यानी कि पत्थर। और पृथ्वी यानी कि भू या धरती। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है, भू, धरा, पृथ्वी। दीप, प्रदीप और दीपक, हृदय, दिल और जी, तलवार, असी या कृपाण, दुनिया, जग, संसार, पत्थर, पाहन, पाषाण। चलिए आगे कविता का शीर्षक, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको भी इस कविता की एक पंक्ति को चुनकर शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? तो अगर एक पंक्ति को बनाना हो शीर्षक तो स्वदेश का प्यार ये सही शीर्षक रहेगा, या फिर वह हृदय नहीं है पत्थर है, ये भी शीर्षक हो सकता है, लेकिन शीर्षक जनरली छोटा होता है। तो स्वदेश का प्यार हम शीर्षक चुनेंगे, स्वदेश का प्यार, ठीक है। या फिर देश प्रेम भी चुन सकते हैं, अगर देश प्रेम आया है कविता में, वैसे आया है कई बार, तो वो भी आपकी एक शीर्षक हो सकता है। आपकी बात। नीचे कुछ चित्र आपको दिए गए हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाइए जिससे आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले पेड़ पौधों को पानी देना, बिल्कुल ये देश प्रेम की श्रेणी में आएगा। आप देश के पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे हैं इससे। उसके बाद गाड़ी में कचरा करना, ट्रेन में या किसी भी वाहन में, सार्वजनिक वाहन में गंदगी फैलाना बिल्कुल देश प्रेम में नहीं आएगा, क्रॉस लगाएंगे इस पर। उसके बाद है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाना खेल के ज़रिए, वो भी देश प्रेम में आएगा। उसके बाद ये सभी लोग मिलकर आग बुझा रहे हैं, जो एक घर में आग लगी है जिसमें एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर है, वो भी मदद कर रहा है लोगों की, तो बिल्कुल देश प्रेम में आएगा, देश के नागरिकों की मदद करना। फिर सैनिकों का सम्मान करना बिल्कुल देश प्रेम में आएगा। उसके बाद आसपास की जगहों को साफ रखना, ये भी देश प्रेम में आएगा। खेती करना देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये भी देश प्रेम का एक साधन है। जो वृद्ध है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करना, ये भी देश प्रेम में आएगा। बुज़ुर्गों से बातें करना, उनकी बातें सुनना, ये भी देश प्रेम का एक पार्ट है। फिर ये जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उन पर कुछ लिखना, ये बिल्कुल देश प्रेम में नहीं आएगा। देश का सम्मान करना, जैसे आपके स्कूल में भी नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जब होता है बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं उसके सम्मान में, तो ये बिल्कुल देश प्रेम में आएगा। फिर है आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, जैसे बैंक में जाते हैं, वहाँ पर नियमों का पालन करना, जैसे लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो ये बिल्कुल देश प्रेम में आएगा। जो पार्क या गार्डन के नियम है, फूल ना तोड़े, तो लड़की फूल नहीं तोड़ रही है, बिल्कुल देश प्रेम का पार्ट है ये। कोई भी कमरे में नहीं है, एसी भी चल रहा है, लाइट भी जली हुई है, पंखा भी चल रहा है, ये बिजली को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल देश प्रेम में नहीं आएगा। उसके बाद है लड़ाई करना, किसी भी जैसे ये नल से पानी भर रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये देश प्रेम का पार्ट नहीं है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तर्क हमने दे दिए हैं। उसके बाद है हमारे अस्त्र शस्त्र, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वालों का सामना तोप, तलवार और बंदूक आदि से करते हैं। आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे। अगर इन लोगों को देश की सेवा करनी है, आपको करनी है, जैसे आप विद्यार्थी हैं, तो आपके क्या अस्त्र हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। विद्यार्थियों का सबसे बड़ा अस्त्र है उनका ज्ञान। विद्यार्थियों के लिए अस्त्र होगा, चलो ऐसे ही लिखते हैं, ज्ञान उनका, आपका अनुशासन, ज्ञान अर्जित करना है, अनुशासन में रहना है, और परिश्रम, मेहनत करनी है, ये आपके अस्त्र है। और परिश्रम। अध्यापक का अस्त्र होगा शिक्षा, उसे बच्चों को शिक्षित करना है, अच्छे नागरिक बनाना है, उन्हें ज्ञान देना है और उनका मार्गदर्शन करना है, उनको सही राह दिखानी है। मार्गदर्शन। एक किसान का अस्त्र होगा उसका हल, बीज और उसका परिश्रम, मेहनत, इन सब का इस्तेमाल करके वो देश के लिए कुछ कर सकता है। चिकित्सक, डॉक्टर के लिए दवाइयाँ, सेवा, उसका जो सेवा भाव है, दवाइयाँ, सेवा भाव और उसका चिकित्सा का ज्ञान। वैज्ञानिकों के लिए क्या उनका अस्त्र हो सकता है जिससे वो देश की सेवा कर सकते हैं? उनके एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग, उनका तकनीकी ज्ञान,
जो नॉलेज है उनको टेक्नोलॉजी की तकनीकी ज्ञान और उनकी खोज श्रमिक के लिए होगा। उसकी मेहनत, उसका अस्त्र है, उसका श्रम और उसमें जो कौशल है, जो स्किल्स हैं, कौशल। पत्रकार के लिए उसकी कलम, सच लिखना, सत्य और अपने आप को अभिव्यक्त करना या लोगों तक बात पहुंचाना और उसकी अभिव्यक्ति। ठीक है, ये इनके अस्त्र और शस्त्र है। हर किसी के पास तलवार हो, बंदूक हो, तभी आप देश की सेवा कर सकते हैं, देश प्रेम दिखा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जितनी ज़रूरत सैनिकों की है जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उतनी ही ज़रूरत हमें अच्छे विद्यार्थियों की है, उतनी ही ज़रूरत हमें देश के मेहनती किसानों की है, उतनी ही ज़रूरत हमें वैज्ञानिकों की है। ठीक है, तो हर किसी के अपने अस्त्र और शस्त्र है जिससे वो देश सेवा करते हैं। तो ये इन लोगों के अस्त्र और शस्त्र है। आगे है अपनी भाषा अपने गीत। कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताओं और गीतों का संकलन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर संगीतात्मक प्रस्तुति देंगे गीत की। तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन को याद कीजिए और विचार कीजिए आपके किन कामों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा, क्या आपने गलत काम किया और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रसन्नता हुई होगी। फिर है झरोखे से, आपके देश से संबंधित स्वदेश कविता आपने पढ़ी। अब स्वदेशी कपड़े खादी से संबंधित सोहन लाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए। नीचे दिया है खादी गीत। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्याय का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजक चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नव जीवन की नई ज्योति अंत स्थल में जग जाती है। ओके, खादी समझ। आपने स्वदेश कविता और खादी गीत का उपयुक्त अंश पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। खादी गीत पूरी कविता को पुस्तकालय और इंटरनेट से ढूंढकर आपको पढ़ना है। फिर खोजबीन के लिए नीचे कुछ इंटरनेट के कड़िया लिंक्स आपको दिए हैं जिनसे आप देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रचनाएं पढ़ सकते हैं। सारे जहां से अच्छा यूट्यूब का लिंक है, हम दीवानों की हस्ती और झांसी की रानी। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 8वीं कक्षा हिंदी का पहला पार्ट। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।